नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सम्राट अशोक से लेकर नवीन पटनायक और ओडिशा के अन्य नामों तक ओडिशा की राजनीति और इतिहास। प्राचीन काल से मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्क्रात, ओद्र, ओड्रदेश, ओड्र राष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कोशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्सादी नामों से जाना जाता था। परंतु इनमें से कोई भी नाम संपूर्ण ओडिशा को इंगित नहीं करता था, अपितु ये नाम समय समय पर ओडिशा राज्य के कुछ भाग को ही प्रस्तुत करते थे। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण के पूर्व मौर्य साम्राज्य और कलिंग का राज्य क्षेत्र, वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओर से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश व ओर राज्य की स्थापना की। समय विचरण के साथ 3वीं सदी से ओर राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठा वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, नंदोद्भव वंश, सोम वंश, गंग वंश व सूर्य वंश आदि का आधिपत्य भी रहा। प्राचीन काल में ओडिशा राज्य का वृहद भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। कर्मकांड से क्षुब्ध हो सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग कर बौद्ध मत को अपनाया व उनका प्रचार व प्रसार किया। बौद्ध धर्म के साथ ही सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलालेख गुदवाए तथा धौली व जगौदा गुफाओं, ओडिशा में धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित लेखों को गुदवाया। सम्राट अशोक कला के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को और अधिक विकसित करने हेतु ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी व लगुंडी ओडिशा में बोधिसत्व व अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बहुतायत में बनवाईं। 232 सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा, परंतु 185 से कलिंग पर चेदी वंश का आधिपत्य हो गया था। चेदी वंश के तृतीय शासक राजा खारवेल 49 में राजगद्दी पर बैठा तथा अपने शासन काल में जैन धर्म को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया, जिसमें से एक ओडिशा की उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं भी हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां व शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चेदी वंश के पश्चात ओडिशा कलिंग पर सातवाहन राजाओं ने राज्य किया। 498 में माठा वंश ने कलिंग पर अपना राज्य कर लिया था। माठा वंश के बाद 500 में नल वंश का शासन आरंभ हो गया। नल वंश के दौरान भगवान विष्णु को अधिक पूजा जाता था, इसलिए नल वंश के राजा व विष्णु पूजक स्कंदवर्मन ने ओडिशा में पोडागोड़ा स्थान पर विष्णु विहार का निर्माण करवाया। नल वंश के बाद विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश और भौमकर वंश ने कलिंग पर राज्य किया। भौमकर वंश के सम्राट शिवाकर देव द्वितीय की रानी मोहिनी देवी ने भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं शिवाकर देव द्वितीय के भाई शांतिकर प्रथम के शासन काल में उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर स्थित गणेश गुफा उदयगिरी को पुनः निर्मित कराया गया तथा साथ ही धौलीगिरी पहाड़ियों पर अर्ध्यकवर्ती मठ बौद्ध मठ को निर्मित करवाया। यही नहीं, राजा शांतिकर प्रथम की रानी हीरा महादेवी द्वारा 8वीं हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनियों का मंदिर निर्मित करवाया गया। 6ठी 7वीं शती कलिंग राज्य में स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट मानी गई। चूंकि इस सदी के दौरान राजाओं ने समय समय पर स्वर्णाजलेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर व शत्रुघ्नेश्वर मंदिरों 6ठी सदी व परशुरामेश्वर 7वीं सदी में निर्माण करवाया। मध्यकाल के प्रारंभ होने से कलिंग पर सोमवंशी राजा महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय सन 931 में गद्दी पर बैठा तथा कलिंग के इतिहास को गौरवमयी बनाने हेतु ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, वरुणेश्वर, केदारेश्वर, वेताल, सिसरेश्वर, मार्कंडेश्वर, बराही व खिच्चाकेश्वरी आदि मंदिरों सहित कुल 38 मंदिरों का निर्माण करवाया। 15वीं शती के अंत तक जो गंग वंश हल्का पड़ने लगा था, उसने सन 1038 में सोमवंशियों को हराकर पुनः कलिंग पर वर्चस्व स्थापित कर लिया तथा 11वीं शती में लिंगराज मंदिर, राजारानी मंदिर, ब्रह्मेश्वर, लोकनाथ व गुंडचा सहित कई छोटे व बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया।
गंग वंश ने 3 शताब्दियों तक कलिंग पर अपना राज्य किया तथा राजकाल के दौरान 12वीं-13वीं शती में भास्करेश्वर, मेघेश्वर, यमेश्वर, कोटि तीर्थेश्वर, सारी देउल, अनंत वासुदेव, चित्रकर्णी, न्याली माधव, सोमनेश्वर, दीक्षा प्रजापति, सोमनाथ, जगन्नाथ, सूर्य काष्ठ मंदिर बिराजा आदि मंदिरों को निर्मित करवाया जो कि वास्तव में कलिंग के स्थापत्य इतिहास में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। गंग वंश के शासन काल पश्चात 1361 में तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कलिंग पर राज्य किया। ये वह दौर था जब कलिंग में कला का वर्चस्व कम होते होते लगभग समाप्त ही हो चुका था। चूंकि तुगलक शासक कला विरोधी रहे इसलिए किसी भी प्रकार के मंदिर या मठ का निर्माण नहीं हुआ। 18वीं शती के आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था, परंतु 20वीं शती के मध्य में अंग्रेजों के निर्गमन से भारत देश स्वतंत्र हुआ, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत कई राज्यों में विभक्त हो गया, जिसमें से भारत के पूर्व में स्थित ओडिशा पूर्व कलिंग भी एक राज्य बना। ओडिशा को राजा ओद ने बसाया व अपने नाम पर ओडवंश चलाया जो भागीरथ वंश थे। 261 ओडिशा का धुंधला भूत कलिंग पर अशोक महान की चढ़ाई बताता है। अशोक मगध का शक्तिशाली सम्राट था। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, 15 लाख से अधिक बंदी हुए और इतने ही लोग युद्ध के बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस महान हत्याकांड ने अशोक को ऐसा विचलित किया कि उसने भविष्य में कदापि कोई युद्ध न करने का निर्णय लिया। उसने अहिंसा की राह पर चलना आरंभ किया एवं बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म उसके राज्य में बहुत फैला और राज्य भर में फैल गया। 232 अशोक की मृत्यु। मौर्य वंश 185 तक चला। प्रथम शताब्दी कलिंग मौर्य शासन से निकल गया। वहां चेदी वंश के प्रथम राजा महामेघवाहन ने आरंभिक प्रथम शताब्दी में राज्य किया। 49 तृतीय चेदी राजा खारवेल आसीन हुआ और उसने अत्यधिक सैन्य गतिविधियां आरंभ की। उसकी शक्ति की महानता भारत के पूर्व से पश्चिमी छोर तक फैली। उत्तर में मथुरा से दक्षिण में पांड्य वंश के राज तक। उसके राज्य में जैन धर्म फला फूला। आरंभिक द्वितीय शताब्दी में सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिम में नासिक पर अधिकार कर लिया। यह अधिकार यज्ञश्री सातकर्णी 174-202 ई तक चला। तृतीय शताब्दी यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद कलिंग का इतिहास कुछ समय तक अंधकार में है। कुछ गौण वंश जैसे उत्तर भारत के कुषाण वंश ने कुछ राज्य किया। विदेशी इंडो-साइथियन मुरुंड फिर नागा लोगों ने इस धरती पर शासन किया जब तक कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण भारतीय अभियान आरंभ नहीं किया। 350 मगध सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्ती अभियान किए और कलिंग के भागों को अधिकृत किया। ये दावे कुछ शक के घेरे में आते हैं। ब्राह्मण धर्म ने अपनी जड़ें फिर मजबूत करनी आरंभ की। 350-498 समुद्रगुप्त के आक्रमण के तुरंत बाद ही माठा वंश का एक नई शक्ति के रूप में उदय हुआ। उन्होंने पारलाखेमुंडी से आक्रमण करने शुरू किए। इन्होंने कलिंग पर 498 तक राज्य किया। इस राज्य में कलिंग की समृद्धि खूब पनपी जो कि उनके बढ़ते व्यापार इत्यादि के कारण था। ब्राह्मण धर्म पक्का हो गया था। 500 पूर्वी गंग वंश का राज्य आरंभ हुआ। 6ठी-7वीं शताब्दी ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में एक नया वंश शैलोद्भाव वंश का उदय हुआ। इनका प्रभाव उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में महेंद्रगिरी तक था। शैलोद्भाव राज्य में यहाँ का सुदूर व्यापार खूब पनपा, खासकर इनके सुवर्णद्वीप वर्तमान म्यांमार से राजनयिक संबंधों के कारण। 621 उत्तर भारतीय स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में के सम्राट हर्षवर्धन ने उत्कल पर आक्रमण कर छिलका झील तक अधिकरण किया। बौद्ध धर्म बढ़ने लगा। 630 हवेन तसांग ने उड़ीसा की यात्रा की। 647 अंतिम घोषित हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु। भुआम काल आरंभ उन्मत्त सिंह द्वारा शिवाकरदेव के शैलोद्भाव राज्य पर आक्रमण से होता है। भुवामाओं ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। इस वंश के कुछ महिला शासक भी रहे जैसे त्रिभुवन महादेवी एवं दंडी महादेवी। इस राज्य के साथ साथ ही कुछ स्वतंत्र राज्य क्षेत्र भी उपजे जिन्हें मंडल कहा गया। मध्यकालीन इतिहास 931
सोमवंशी आक्रमण 1110 तक चले। सोमवंशियों के काल में मंदिर स्थापत्य कला खूब पनपी, जिसका केंद्र भुवनेश्वर रहा। सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसके साथ ही ओडिया इतिहास का सर्वाधिक उज्ज्वल काल आरंभ हुआ। उसने कलिंग, कंगोद, उत्कल एवं कौशल को खारवेल के प्रकार ही संयुक्त किया। मान्यता अनुसार उसने पुरी में भगवान जगन्नाथ के 38 मंदिर बनवाए। उसने 5वीं शताब्दी के अंत तक जो गंग वंश हल्का पड़ने लगा था, वह वज्रहस्त पंचम के साथ फिर नौ उठा, जिसने सोमवंशी शासक कामदेव को हराकर कलिंग पर गंग वंश का वर्चस्व पुनर्स्थापित किया। 1050 गंग वंश के राजा चोडगंग देव गद्दी पर बैठे। 1112 चोडगंग देव ने उत्कल पर आक्रमण किया और अधिकृत किया। वैष्णव मत का परम भक्त राजा ने उड़ीसा भ्रमण किया। 1147 चोडगंग देव का देहावसान हुआ। उसके बाद 15 राजाओं ने गंग वंश चलाया। 1211 अनंग भीम देव तृतीय ने गद्दी संभाली। उसी ने जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण कार्य संपन्न कराया था। राजा आनंद ने ही एक नई नगरी अभिनव वाराणसी कटक वर्तमान कटक को बसाया। यह महानदी से काटजोड़ी नदी के संगम पर था। 1238 अनंग भीम देव तृतीय की मृत्यु। उसके पुत्र नरसिंह देव ने गद्दी संभाली। उसी ने कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। 1244 नरसिंह देव ने अंग देश पर आक्रमण किया। 1361 सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गंग राज्य पर हमला किया और वाराणसी कटक को अधिकृत किया। 1567 बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी, सारंगगढ़ के सामंत रामचंद्र भंज ने विद्रोह कर स्वयं को राजा घोषित किया। मुकुंद देव की रामचंद्र भंज से युद्ध में मृत्यु हुई। सुलेमान कर्रानी के पुत्र बयाजिद से हार होने पर भंज की भी मृत्यु। उसकी मृत्यु के साथ ही उड़ीसा पर अफगान शासन आरंभ हुआ। 1590-1595 तत्काली अफगान शासक के मुगल अधीनता अस्वीकार करने पर उड़ीसा मुगल और अफगान युद्ध स्थली बना। यह अभियान 1595 तक चला और अंततः मुगलों ने अफगानों का शासन समाप्त किया। 1592 अकबर के राजपूत जनरल राजा मानसिंह के आगमन के साथ ही उड़ीसा में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हुआ। अकबर के आदेशानुसार उड़ीसा को 5 सरकारों में बांटा गया: जलेश्वर, मेदिनीपुर सहित भद्रक, कटक, चिकखोल एवं राजा महेंद्री जनपद राजाहमुंद्री। इस प्रकार उड़ीसा बंगा सूबे के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का भाग बना। इसी काल में व्यापारियों ने सुदूर व्यापार बढ़ाए और यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच एवं अंग्रेजों ने उड़ीसा की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक सामर्थ्य को पहचाना। 1607 अकबर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल में उड़ीसा को प्रांतों में बांटा गया, जिसकी राजधानी कटक रही और इसका एक सूबेदार नियुक्त किया गया। 1670 कवि सम्राट उपेंद्रनाथ भंज 1670 में पैदा हुए। 1728 हैदराबाद के निजाम ने गंजाम एवं चिकागो श्रीकाकुलम पर अधिकार किया एवं स्वयं को उत्तरी सरकार घोषित। 1751 उड़ीसा का मराठा प्रशासन आरंभ हुआ, जिसमें रघुजी भोसले प्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। मराठा राज 180 तक चला, जब ब्रिटिश सेना ने उस पर अधिकार किया। मराठा राज्य उड़ीसा के लिए अत्यधिक दुखदायी रहा, जिसमें कुप्रशासन, अराजकता, अव्यवस्था, हिंसा इत्यादि छाई रही। मराठा राज में धर्म एवं धार्मिक संस्थानों को लाभ हुआ, जिससे उड़ीसा तीर्थ तथा पर्यटन का आकर्षण बना। ओडिया साहित्य ने भी काफी उत्थान किया। 1633 ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरिहरपुर एवं बालेश्वर में व्यापार केंद्र बनाए। 1757 में प्लासी के युद्ध उपरांत एवं 1764 में बक्सर के युद्धोपरांत ब्रिटिश साम्राज्य ने अधिक भारतीय क्षेत्र अधिकृत करने का अभियान चलाया। उड़ीसा बंगाल के पड़ोसी होने से इस योजना से तुरंत प्रभावित हुआ। 1803 कर्नल हरकोट के अधीन ब्रिटिश सेना ने दक्षिण में गंजाम से कूच आरंभ किया और मुगलबंदी जिले कटक, पुरी, बालेश्वर और अंततः संपूर्ण उड़ीसा पर अधिकार किया। ओडिया में छपी प्रथम पुस्तक
न्यू टेस्टामेंट सीरमपुर बाप्टिस्ट मुद्रणालय से प्रकाशित हुई। 1818 बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में खोर्धा के पिकास पाइक ब्रिटिश शासन के विरोध में उठे, जिसे प्रसिद्ध 1817 का पिकास विद्रोह पाइक विद्रोह कहा गया है। यह मूलतः भूमि अधिग्रहण के गलत प्रयासों के विरुद्ध था, जो कि ब्रिटिश राज द्वारा चलाया जा रहा था। 1822 ओडिशा में ईसाई मिशनरियां आईं। 1837 मिशनरियों ने कटक मिशन प्रेस की स्थापना की। 1839 फारसी भाषा के स्थान पर ओडिया को दरबार की भाषा घोषित किया गया। 1843 फकीर मोहन सेनापति का जन्म। 1848 कुलवृद्ध मधुसूदन दास का जन्म। 1849 मिशनरियों ने प्रथम ओडिया पत्रिका ज्ञानारुण निकाली। 1853 भक्त कवि मधुसूदन राव जन्मे। 1855 संत कवि भीम भोई प्रकट हुए। संबलपुर पुरी के चाखी खूटिया पोदाहट के अर्जुन सिंह ने सिपाहियों के संग देशव्यापी सिपाही विद्रोह किया। 1865 में शासन की असफलता से सामान्य फसल बर्बाद हुई और ओडिशा में भयंकर दुर्भिक्ष नंक दुर्भिक्ष पड़ा, जिसमें वहां के लगभग 10 लाख लोग मरे गए। भारी लापरवाही, प्रशासन का दुर्व्यवहार, संचार की कमी और अपर्याप्त ध्यान से ओडिशा के हरेक 3 में से 1 वासी मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रांत के लोगों के पहल करने से ओडिशा की दूसरी प्रेस कटक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई। यहाँ से प्रथम समाचार पत्र उत्कल दीपिका प्रकाशित हुआ। 1866 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में लोगों में नई जागरूकता आने लगी तो आधुनिक शिक्षा का उत्थान, मध्यम वर्गीय समाज की बुद्धिमत्ता, प्रेस का आगमन, कई साप्ताहिक एवं अन्य आवधिक समाचार पत्रों का मुद्रण व अन्य कई बुद्धिजीवियों द्वारा मुद्रित सामग्री का प्रचार, जैसे फकीर मोहन सेनापति, राधानाथ रथ, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ोतरी व कई समूहों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से सभी ओडिया क्षेत्र एक प्रशासन से जुड़ने लगे। 1950 स्वतंत्रता एवं गणतंत्रता आने से ओडिशा के व कई पड़ोसी रजवाड़ों को अपनी सार्वभौमिकता छोड़नी पड़ी। इन रजवाड़ों व अन्य प्रांतीय गवर्नर शासित प्रेसिडेंसियों के विलय से 19 अगस्त 1949 को नए ओडिशा राज्य का गठन हुआ, जो कि अपने पूर्व रूप से दुगुना था। 1950 स्वतंत्रता उपरांत दूसरी बार मंत्रिमंडल का गठन नवकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में हुआ। 1956 में ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। 1956 स्वतंत्रता उपरांत तीसरी बार मंत्रिमंडल का गठन डॉक्टर H.K. महताब के नेतृत्व में हुआ। ओडिशा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। हीराकुद बांध पूर्ण हुआ। रोरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। 1959 ओडिशा राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ। 1961 कांग्रेस की 5वीं विधानसभा चुनावों में जीत के साथ ही बीजू पटनायक की मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कई औद्योगिक परियोजनाएं आरंभ की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं पारादीप पत्तन एवं एक्सप्रेस हाईवे, जिससे पारादीप पोर्ट खनन क्षेत्रों से जुड़ पाया। इनके अलावा बालीमेला तालचेर परियोजनाएं, सुनाबेड़ा में मिग विमान की निर्माणी भी अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं। 1963 छठी विधानसभा के मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने बीरेन मित्र को मुख्यमंत्री बनाया। 1965 सातवीं विधानसभा के मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने सदाशिव त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाया। 1962 भुवनेश्वर में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, ओडिशा औद्योगिक विकास निगम एवं ओडिशा लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। 1966 पारादीप पोर्ट पूर्ण हुआ। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय एवं संबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कांग्रेस का दूसरा भाग जेना कांग्रेस श्री हरेकृष्ण महताब के नेतृत्व में अलग हुआ। 1971 मार्च 1971 में 9वीं विधानसभा में मध्यावधि चुनावों में अनिर्णायक परिणाम के चलते स्वतंत्र पार्टी, झारखंड पार्टी एवं उत्कल कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने श्री विश्वनाथ दास। 1972 शासन कर रही गठबंधन सरकार में कई विवादों के चलते श्रीमती नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री बनी।
1973 में उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1974 नंदिनी सतपथी ने 11वीं मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण की, बनाया गया। ये सरकार केवल 123 दिनों में फिर गिरी। मध्यावधि चुनावों में बीजू पटनायक जनता पार्टी से 147 में से 110 सीटों से विजयी हुए व श्री नीलमणि राउतराय मुख्यमंत्री बने। ये सरकार 1980 तक चली। 1981 पुरी में श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1981 कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जीत पाई एवं श्री जानकी वल्लभ पटनायक 14वें मुख्यमंत्री बने। 1984 में कटक में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना। 1985 9वें उड़ीसा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की अपूर्व जीत पर जानकी वल्लभ पटनायक 15वें मुख्यमंत्री बने। 1989 श्री पटनायक के त्यागपत्र देने पर हेमानंद बिश्वाल 16वें मुख्यमंत्री बने। 1990 बीजू पटनायक के नेतृत्व में जनता दल की 10वें विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। बीते 4 दशक से उड़ीसा की सत्ता पटनायक संभाल रहे हैं। पटनायकों की सत्ता की गाथा जानकी वल्लभ पटनायक से शुरू हुई, जो 1980 में यहाँ के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के पुराने सिपाही और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी जेबी उड़ीसा में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन आगे इस कहानी में नए पटनायक आए और पकड़ बनाई। साल 1990 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने जेबी को सत्ता से बाहर किया तो दूसरे पटनायक नेता बीजू पटनायक को चुन लिया। लेकिन जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता ज्यादा समय सत्ता में नहीं रह सके। 1995 में हुए चुनाव में जेबी ने कांग्रेस को वापसी करवाई और खुद मुख्यमंत्री बने। पहले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार चीजें आसान नहीं रही। एक सिविल सेवा के अधिकारी की पत्नी से हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद 1999 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सोनिया गांधी ने उनकी जगह गिरिधर गमन को सीएम बना दिया था। पीड़िता ने अपने यौन शोषण में सीएम जेबी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस की छवि को भी प्रदेश में काफी नुकसान हुआ। बीजू पटनायक के छोटे बेटे नवीन पटनायक के लिए रास्ता खुला। बीजू पटनायक के निधन के बाद उनके सहयोगी 1997 में नई पार्टी बीजू जनता दल बना चुके थे। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नवीन को आमंत्रित किया। पिता की विरासत के चलते नवीन इस समय पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके थे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उन्होंने भाजपा को भी अपना सहयोगी बनाया। 1999 के आम चुनाव में वे सांसद बने, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी से मतभेद हुए तो प्रदेश की राजनीति में लौट आए और यहीं ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव जीतकर वे सत्ता में आए और इसके बाद से उड़ीसा में केवल नवीन पटनायक का ही युग चल रहा है। कंधमाल दंगों के बाद 2009 में भाजपा से नाता तोड़ वे और मजबूत होकर उभरे हैं।